Still not started. Is it started? अगर हो गया तो बता दो भाई, बिकॉज मैं तब से 5 मिनट से स्टार्ट ही कर रही हूँ, हो नहीं रहा है. ग्रेट, फाइनली इट इज ओके. चलो क्लास को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ. तो आप सभी का बहुत सारा स्वागत है मेरी आज की करंट अफेयर्स की क्लास में. आज भी हम लोग वही करेंगे, अपने पुराने ट्रेंड को फॉलो. हमारा ट्रेंड क्या है कि हम लोग पहले आज की न्यूज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग कल के जो क्वेश्चंस थे उसे करते हैं. अब कल जो सेशन हुआ था उसमें लास्ट डे वाला हमने क्वेश्चन नहीं करा था, बिकॉज मैं आपको बताई थी कि थोड़ा सा मेरे लिए सब न्यू था. अभी धीमे धीमे आई एम ओके विद दिस एंड आई एम गेटिंग यूज्ड टू, तो बेटर है, इजंट इट? एनीवे, चलो अब क्लास को हम अपनी शुरू करते हैं. वन मोर थिंग, प्लीज डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स so that they can also join us in our session. Okay, so if you haven't subscribed it, please do subscribe the channel Olive Wood. ठीक है. Anyway, जो भी आप में से तैयारी कर रहा है फॉर IDBI अपकमिंग एग्जाम्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर, आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है और उसकी लाइव क्लासेस हमारे साथ में पेड क्लासेस भी करना चाहता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमें. ओके, फॉर दैट सॉरी पीपल, it got interrupted. So I was telling you people कि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकता है. टारगेट बैच है हमारी. ओके, और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी दोनों ही लैंग्वेजेस में क्लासें. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग देख सकते हो आप लोगों की फिट बैच आ रखी है, तो फिट बैच आप लोगों की आरआरबी और एसबीआई दोनों के लिए ही है. आप में से जो इंटरेस्टेड है इसमें, अगर आप आरआरबी की तैयारी करना चाहते हो या एसबीआई की करना चाहते हो, आप लोग इसे फिल कर सकते हो. ठीक है, और इसमें हमारे साथ एनरोल कर सकते हो. सो हियर फिट इज फैकल्टी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड टॉपर्स, तीनों आपको मिलकर के गाइड कर रहे हैं. ठीक है, द सेम इज फॉर एसबीआई एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इन कोर्सेज को आप ले सकते हो. रिमेंबर व्हाइल यू, अरे क्या हो रहा है, सॉरी पीपल, इट इज गेटिंग ऑल द टाइम इंटरप्टेड विद माय हैंड इटसेल्फ. ओके, एक्सट्रीमली सॉरी अगेन. ओके, सो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, रिमेंबर यू विल हैव टू यूज द कूपन कोड SUSHMIT. ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है वो मिलेगा. ओके, सो यू विल हैव टू यूज द कूपन कोड SUSHMITA. अगर ऐसा है कि आप लोगों को लगता है कि कैप्स में ही चलेगा, स्मॉल लेटर्स ऐसे नहीं हो सकते, कुछ भी लगा सकते हो, बस नाम यही होना चाहिए. ठीक है, सो यू कैन यूज दिस कोड. जब भी यूज करते हो तो चाहे आप कोई सा भी कोर्स ले रहे हो, बैंकिंग सुपर एलीट या क्रैकर कोर्स, कुछ भी लोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. ओके, एनीवे, हेलो हेलो हेलो, आज बोर्ड की पोजीशन एकदम सेट है. होपफुली द ओनली कोड, यस इंडीड द ओनली कोड इट इज. ठीक है, चलो शेयर कर दो एक बार अपने फ्रेंड्स में, सो दैट अदर्स कैन आल्सो ज्वाइन द सेशन. एज आई कैन सी तादाद इज वेरी वेरी लेस. ओके, दैट इज वेरी हॉरिफाइंग फॉर मी. होपफुली यू पीपल आर गेटिंग इट, इजंट इट? So learn one new thing every day. That is the thing that we all need to do and we need to implement it as well. If we are only thinking that we are perfect, we don't need to learn anything. सब कुछ हो गया, इसके आगे तो कुछ जानना ही नहीं है. Like when even you are revising the subject and you feel like you are a pro, you are an expert, you can do anything. No, that is not possible. Always there will be a concept which is out of your league. ठीक है, तो उससे हमें हार भी नहीं मानना है, बट ये याद रखना है कि there are always these new things that we need to learn. और ये तो हमारी खासियत होगी कि हम कभी भी कोई भी एज में नई चीजों को ग्रास्प कर रहे हैं. ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं कहती हूँ कि मैं जीए पढ़ा रही हूँ, पिछले बहुत सारे सालों से पढ़ा रही हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाई हूँ, ऑफलाइन पढ़ाई हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई हूँ, बट इज इट लाइक आई एम अ मास्टर? नो, देयर आर सेवरल न्यू कॉन्सेप्ट्स. इनफैक्ट हो सकता है कुछ और भी ऐसे कॉन्सेप्ट हो जो मुझे अभी नहीं पता है ना, तो अगर वो निकल कर आते हैं मैं ये थोड़ी सोचूंगी मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो आता नहीं. आई ऑलवेज हैव दैट टाइम कि मैं लर्न करूँ नई नई चीजों को और ग्रास्प करूँ. ओके, सो नेवर फील कि अब नहीं कुछ करना है, डेली कुछ नया नया हमें याद करते रहना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एनीवे, चलो, सो मूविंग टू द सेशन फॉर टुडे. अब मुझे गायब नहीं होना पड़ेगा. इंडीड मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे गायब नहीं होना पड़ेगा. चलो बच्चों, आज के सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अपनी न्यूज को देखते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग हियर इज जीडीपी. ठीक है, जीडीपी की डिस्कशन थोड़ी करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में क्या अपने वहां पर चल रहा है. ठीक है, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, ओवरऑल क्या जीडीपी इस समय जो है हमारे वहां पर सभी लोगों ने रेटिंग दी है. ठीक है, तो कल भी हमने डिस्कस करी थी, आज भी थोड़ी इसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं. ओके, देखो जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये देखती हैं कि इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है, या कोई अगर पर्टिकुलर ग्लोबल इवेंट हो रहा है तो उससे हमारे देश को क्या इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, ये सब देख करके डिसाइड किया जाता है और जीडीपी प्रेडिक्शन की जाती है. फिलहाल में एसबीआई रिसर्च की अपन लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, देखो अब जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो, सॉरी हाँ, जैसे आप देख सकते हो कि एसबीआई ने अभी अभी FY23 की इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या फोकस्ट किया है, 7.5%. ये एसबीआई रिसर्च ने किया है. ओके,
जरा ध्यान दीजिएगा कि क्यों इतना किया गया, क्या रीजन है। एसबीआई रिसर्च ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी 2022-23 का मतलब है कि 1 अप्रैल 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2023 अप्रैल तक, सॉरी मार्च तक जो है, ये आपका 7.5% के हिसाब से ग्रो करेगा। अगर हम लोगों को लगता हो कि यार ये तो कम है, ये कम नहीं है, अगर आप लोग बाकी इकोनॉमी से कंपेयर करोगे तो हमारी इकोनॉमी की जो अभी रेटिंग चल रही है ना वो कंपैरेटिवली बहुत बेटर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्रो करने वाली है। ये भी कहा गया है कि हम लोग नेट ऐड करेंगे 11.8 लाख करोड़ ईयर टू ईयर और 147 लाख करोड़ ओवरऑल नेट ऐड करेंगे अपने वहां के प्रोडक्शन में। However, only 1.5% हायर देन प्री पैंडेमिक। अगर हम लोग देखते हैं कि प्री पैंडेमिक यानी कि पैंडेमिक से पहले वाले समय में जो हमारा एडिशन था, क्या उसके हिसाब से हम लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं? नहीं, वैसा नहीं हो रहा, बट हाँ ग्रो कर रहे हैं। बिकॉज पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन वॉर, बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से डाउनफॉल ही होता गया। ओके, नेक्स्ट देखो जरा नॉमिनल जीडीपी इन्होंने क्या बताया है कि 38.6 लाख करोड़ तक हुआ है, ठीक है। और अब फिलहाल में कितना है, 237 लाख करोड़ तक आ चुका है, या 19.57% का एनुअलाइज हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात अगर हम लोग करें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जैसे सीमेंट, स्टील एटसेट्रा, इन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपने वहां पर, रेवेन्यू में भी और नेट इनकम में भी। रेवेन्यू क्या होता है बच्चों, जो जनरेट करते हैं ओवरऑल, और नेट इनकम होता है जब आप लोग उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस है वो हटा दो। तो इन दोनों में ही जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये काफी अच्छा किया। ओके, तो ये आप लोगों को बस इतना याद रखना होगा, बहुत ज्यादा डीप में हमें यहाँ नहीं जाना है। क्यों हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आपसे पूछेगा है नहीं कहीं भी, मतलब इतना ज्यादा आपसे कभी नहीं पूछता है कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग ये भी देख सकते हो कि अभी ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो बहुत सही नहीं चल रही है। लिक्विडिटी फ्रंट पे हम बात करें तो रिपोर्ट ने ये कहा है कि जो सेंट्रल बैंक है हो सकता है वो अभी फिर से अपने रेट्स को हाइक कर दे। सीआरआर को अभी 50% से बढ़ाया गया था, आने वाले टाइम में हो सकता है 25 या 100-150 से और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 4.5% से हो सकता है 5 या 5.5% तक भी किया जा सकता है सीआरआर को। क्यों ऐसा किया जा रहा है, बिकॉज ये करना जरूरी है। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर उसको अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे जाकर हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आपको फिलहाल में ये याद रखना होगा, एसबीआई रिसर्च ने ये कहा है। ओके, तो कल हमने पढ़ा था एनएसओ के बारे में। क्या आप में से कोई भी ऐसा है जो मुझे बता सके कि एनएसओ ने कितनी रेटिंग करी थी? कल के सेशन में मैं आपको पढ़ाई थी, किसी को भी याद हो तो जरूर बताना, ठीक है। अगली न्यूज देखते हैं हम, ये बहुत अच्छी खबर है। देखो भाई, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी ना जून में, हाँ आएगी, अब आने ही वाली होगी तो 3 दिन में वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो उससे पता ही चलेगा कि क्या सीन है एग्जैक्टली। 8.7%, 8.7%, ओके ग्रेट। चलो जरा देखते हैं इस खबर को। यहाँ पे क्या है कि जो हमारी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इन्होंने कहा है कि ये ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ में मिलकर के, ये डील इन्होंने करी है, ठीक है। तो जरा देखो न्यूज क्या है, फिर मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ। जो हमारी स्टेट ओन्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, जो हमारी स्टेट ओन्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, हाँ, इन्होंने बोला है कि हम लोगों ने कहा हम लोग मेडन ग्रीन बॉन्ड जिसकी कीमत होगी 300 मिलियन यूरो की, ये लिस्ट करने वाले हैं लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ऐसा आरएस डिल्लो जो कि पीएफसी के चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्होंने बताया है, ठीक है, कि हम लिस्टिंग सेरेमनी हो रही थी उसमें इन्होंने बताया कि हम ऐसा करने वाले हैं लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे। ये जो लिस्टिंग है इसको किया गया है कोऑपरेशन अग्रीमेंट के अंदर, जो कि साइन किया गया था लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया आईएनएक्स के बीच में। सबसे पहली बात तो यह कि ग्रीन बॉन्ड क्या है, उससे भी जरूरी बॉन्ड क्या है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना होगा। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहती हूँ बॉन्ड, बॉन्ड के साथ आप हमेशा एक शब्द सुनोगे, डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जब भी हम लोग देखते हैं कहीं बॉन्ड लिखा होता है, बॉन्ड को कहा जाता है कि ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। क्यों बॉन्ड को हम लोग क्यों डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं? ऐसा कहने का रीजन होता है क्योंकि अगर कोई बॉन्ड जारी करता है तो वो उसके नाम पे पैसे लेता है, ठीक है। जैसे मैं आपको गारंटी कर रही हूँ कि you can give me this much money and tomorrow I'll pay you this much more, okay, so I'm taking money from you, somehow it is a kind of debt that I'm taking it from you, then I'll be paying it to you but with some more money। तो यही हो जाता है, यही होता है आपका बॉन्ड। अब ये बॉन्ड अलग अलग तरीके का होता है, ग्रीन बॉन्ड हो गया, या आप लोग अभी कभी सुनोगे म्युनिसिपैलिटी अपना कोई बॉन्ड लेकर के आ रही है, या अलग अलग देश के भी होते हैं, जैसे फॉर्मोसा ताइवान का हो गया, पांडा चाइना का हो गया, ठीक है, समुराई जापान का हो गया, मसाला इंडिया का हो गया। तो ये जो अलग अलग बॉन्ड होता है उसके नाम जो आगे लग जाता है, जैसे हमने कहा ग्रीन बॉन्ड,
अगर मैंने आपसे कहा ग्रीन बॉन्ड, तो इसका मतलब है एक ऐसा बॉन्ड जिससे हमारी एनवायरनमेंट को कुछ फायदा किया जाए, ठीक है, यानी कि वो जो आपको पैसे मिले वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आप लगाओ। अगर मैंने कहा फॉर्मोसा, तो इसका मतलब है कि ताइवानीज करेंसी में आ रही है। अगर मैंने कहा आपसे पांडा, चाइनीज करेंसी में आ रही है। मसाला यानी इंडियन करेंसी में आ रही है, ठीक है। तो ये अलग अलग बॉन्ड होते हैं, अलग अलग तरीके। फिलहाल में जो पीएफसी है, पीएफसी को लास्ट ईयर महारत्न का स्टेटस दे दिया गया था, रिमेंबर दैट पॉइंट, ओके। फिलहाल में पीएफसी ने कहा है कि हम लोग ग्रीन बॉन्ड लेकर के आ रहे हैं। अब इस ग्रीन बॉन्ड की जो इन्होंने बताई है कितने का वर्थ है, ये 300 मिलियन का है। अगर आप लोग बॉन्ड वगैरह ला रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आप उसे लिस्ट करोगे, तो ये इसे लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे कहें कि हम लिस्ट करेंगे। और ऐसा कब हुआ है, जब एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की गई थी लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया एनेक्स। इंडिया एनेक्स जो है ये इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज है, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है, याद रखे रहना। इसका हेड ऑफिस गिफ्ट सिटी में ही है, ठीक है, यानी गुजरात। इसके अलावा यहाँ पे जो चीफ है इनका नाम है वी बालसुब्रमण्यम। अपार्ट फ्रॉम दैट फाउंडेशन इनकी की गई थी 2017 में। ये हमने बात करी इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज की, ठीक है। ये जरा आप लोग याद रखे रहना। अब यही है कि हाँ पीएफसी यहाँ पर जो है इन दोनों के एग्रीमेंट के हिसाब से लग्जमबर्ग का जो स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर जाकर के 300 मिलियन यूरो का ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी। जो भी पैसे मिलेंगे उसे अपने ग्रीनरी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा। दैट इज इट। पीएफसी की हम बात करें तो यहाँ पे एमडी सीएमडी कौन होते हैं, मिस्टर आर.एस. ढिल्लों, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पीएफसी को जो है लास्ट ईयर क्या दिया गया था, महारत्न का स्टेटस दिया गया था। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कब फॉर्मेशन हुई थी, तो देखो भाई इनकी फॉर्मेशन हुई थी 16 जुलाई 1986 को, 16 जुलाई 1986 ये इनका फॉर्मेशन ईयर था। दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू ऑल नीड टू रिमेंबर। कौन इनको देखते हैं, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, याद रखे रहिएगा। आपको याद होना चाहिए कि जो पीएफसी है इसको लास्ट ईयर महारत्न का भी स्टेटस दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होंगे। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, एवरीथिंग ओके, ओके। इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं बताओगे एक बार, अरे तुम लोगों का तो अलग ही चलता है, नहीं बताओगे बोल दो। गिफ्ट सिटी एक्चुअली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी वैसी चीज नहीं। गिफ्ट सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब समझ लो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए गिफ्ट सिटी कहीं ना कहीं एक बून है जो कि बहुत अच्छे से ग्रो करेगा ओवरऑल फिनटेक सेक्टर। चलो भाई, तो ये अपनी खबर थी। ये मुझे उम्मीद है तुम लोगों को अब तक समझ आ गया होगा कि क्या क्या पूरा किस्सा हुआ है, कैसे हुआ है। कुछ दिन पहले आपको याद होना चाहिए कि जो एसबीआई है, हाँ इधर ही मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ दिन पहले जो एसबीआई है, एसबीआई ने भी बताया था कि वो क्या कर रहा है, वो भी 650 मिलियन यूरो का, ठीक है, 650 मिलियन यूरो का एक ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। और ये इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग पे एक साथ साइमल्टेनियसली ये कर रहा था। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। ये एसबीआई ने किया था। इसके साथ में आपको क्या याद रखना होगा, गाजियाबाद हमारे देश की ऐसी पहली म्यूनिसिपैलिटी थी जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी करी थी। कौन सी, गाजियाबाद। गाजियाबाद का म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट टू इशू ग्रीन बॉन्ड। अब मैंने आपको ये नहीं, ये पूरे विश्व भर में नहीं, एज ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली बार इन्होंने ग्रीन बॉन्ड जारी करा था, फर्स्ट टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट और आप लोग क्या याद रखोगे कि ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं ग्रीन बॉन्ड के साथ साथ में आजकल ईएसजी भी बहुत ज्यादा हाइप पे है, ठीक है। तो वो भी पॉइंट आप लोग याद रखे रहना। आपने वहां पे ईएसजी मैटर्स को देखने के लिए हमारी जो सेबी है, सेबी ने ईएसजी के लिए एक कमिटी बहुत अभी अभी बनाई है और ये नवनीत मुनोत जी के अंडर है, नवनीत मुनोत, ठीक है। तो चलो ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोग ध्यान रखे रहो, इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को समझ आई होंगी सारी पॉइंट्स, ठीक है। बढ़े हम लोग आगे। शी एसबीआई हैज द, मुझे लगा कह रहा हूँ शी हैज द राइट टू इशू बॉन्ड, मैं सोची हु हैज द राइट टू इशू बॉन्ड, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड किसकी बात हो गई यहाँ पे। ओके चलो भाई, अब अगला हम लोग देख लेते हैं अपनी अगली खबर को क्या हो रहा है। अच्छा एक और बात, अभी जो तुम लोगों को पीडीएफ मिलती होगी वो विदाउट एनोटेशन होगी, ठीक है। वो सिस्टम मैं अभी तक कैच नहीं कर पाई हूँ, जल्दी ही आप लोगों को विद एनोटेशन वाली भी मिलेगी। बट जब तक विदाउट एनोटेशन है तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना सकते हो। थोड़ी सी यार अपनी तरफ से मेहनत करनी ही होगी, ठीक है। चलो यहाँ पे बहुत भयानक टाइप की बारिश चल रही है अभी,
यहाँ पे बारिश ही होती रहती है, जब वहां गर्मी होती है तो यहाँ सर्दी होती है, वहां सर्दी होती है यहाँ गर्मी होती है, मतलब एकदम उल्टा। आगे बढ़ जाए, ग्रेट, बढ़ गए आगे। हेलो, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग। अब ये एक डिफरेंट ही चीज हुई है और अच्छी चीज हुई है एक्चुअली, ठीक है। भारत में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लाया गया है उत्तराखंड देवास्थल नैनीताल में, ठीक है। तो ये भारत में डेवलपमेंट की गई है, काफी सही चीज है। इन जनरल अगर मैं आपसे कहती हूँ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या है बच्चों? दूरबीन, क्या कहोगे उसको, ठीक है, क्या है मतलब चलो छोड़ो, टेलीस्कोप की अगर हम लोग इन जनरल बात करते हैं तो उसमें आप लोग लेंसेज देखते होगे, है ना। यहाँ पे लेंस की जगह पे लिक्विड आ गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी जो खास बात है वो ये है कि लेंस की जगह पे क्या आ गया? लिक्विड आ गया। अगर आप लोग ध्यान दो कभी, जैसे पानी का बूंद गिरा है तो वो थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हो जाता है, चीजें थोड़ी सी बड़ी दिखने लगती हैं हमें, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि लेंस की जगह पे ये लोग लिक्विड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो लिक्विड है, कभी भी अगर ऐसा होता है कि कोई अपने टेलीस्कोप में लेंस की जगह लिक्विड यूज कर रहा है, इन जनरल ये लिक्विड मरकरी होती है। कौन सी होती है? ओके, तो चलो अभी आगे वो लिखेगा। इन जनरल ये जो लिक्विड होती है आपकी, ये क्या होती है? ये मरकरी होती है। इस पॉइंट को आप सभी लोग जरा ध्यान रखे रहना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकता है आपसे क्वेश्चंस कुछ बने, ठीक है। चलो अभी ये लिख नहीं रहा, अभी लिखेगा हो सकता है, ठीक है। तो भाई देखो अभी क्या हुआ है हमारे वहां पर कि जो ये संस्था है, इट इज क्वाइट हैंगिंग, ओके, वन सेकेंड पीपल, हाँ रुके रहना। ओके, थैंक गॉड, ठीक है। तो देखो भाई, इंडिया ने कहा है कि वो अपना पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है लेकर के आ रही है अपने देश में, जो कि आइडेंटिफाई करेगा ट्रांसिएंट वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो भी आपके स्पेस डेब्रीज होंगे उनको ये ऑब्जर्व करेगा। इसी के लिए इस ऑब्जर्वेटरी इसी को कहते हैं ना। तो ये ऑब्जर्वेटरी जो स्पेस में चीजें होती है उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए होती है। भारत स्पेस ऐसा नहीं है हमारे पास टेलीस्कोप वगैरह तो है, लेकिन ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप पहली बार लाया जा रहा है जो कि भारत में भी आ रहा है। ओके, देखो खास बात क्या है कि ये जो आपका टेलीस्कोप है ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा है और ये होगा देवास्थल नैनीताल में, ओके, उत्तराखंड के अंदर। ऑब्जर्वेटरी को बनाया जा रहा है 2450 मीटर्स पे देवास्थल के अंदर। अब ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसको डेवलप किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि इंडिया, बेल्जियम और कनाडा के हैं, इन सभी के द्वारा इसको बनाया गया है। इसको बनाने में जो आपका रोटेटिंग मिरर है, ये इसका ओवरऑल जैसे रोटेटिंग मिरर है तो इसका जो डायमीटर है ये 4 मीटर का है। कितने का है? 4 मीटर का है। तो ये पॉइंट आप लोग सभी ध्यान रखे रहना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो देवास्थल ऑब्जर्वेटरी है, अब फिलहाल में इनके पास में 2 4 मीटर ग्लास टेलीस्कोप हैं लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के, साथ ही साथ में देवास्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप का, ठीक है। दोनों ही लार्जेस्ट अपर्चर टेलीस्कोप हैं जो हमारे देश में है, ठीक है। तो ये जो टेलीस्कोप्स लगते हैं ये अलग अलग जगह लगते हैं। हमारे देश में जो है ये देवास्थल नैनीताल में है जो कि 2450 हाइट पर स्थित है, वहां पर इसको लगाया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम लोग लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने में बड़ी बात है कि हम लोग ऐसा कुछ नया करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, कौन लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, ये और इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को साथ ही साथ ध्यान रखनी हो, ठीक है। ओके, अब चलो थोड़ी सी और अगर हम लोग बातें कर लें, टेलीस्कोप अभी कौन कौन से न्यूज में आए थे हाल फिलहाल में, अगर उनको भी देख लें। हाँ, तो अगर मैं आपसे बात करती हूँ, पेन क्यों नहीं चल रही है? एक सेकेंड, हाँ मेरी पेन चल ही नहीं रही है, वन सेकेंड पीपल। ओके, अगेन अ सेकेंड, अभी चलता रहेगा क्लास में तो तुम लोग इससे डिस्ट्रैक्ट मत होना, ओके। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस, ठीक है, वो अपन लोग आगे डील करते हैं, क्या है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वो मेरी किस्मत भी ऐसे है। चलो खैर, ओके, तो हमने इतनी बातें करी और थोड़ी सी और बातें कर ले हम लोग। एक तो आप लोग ये याद रखे रहिएगा कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ये अभी सबसे बड़ा है हमारे वहां पे, $10 बिलियन में बनाया गया है। कौन सा? जेम्स वेब टेलीस्कोप, ओके, ये हमारे वहां का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, नासा का है, $10 बिलियन में तैयार किया गया था। और हबल टेलीस्कोप
हबल टेलीस्कोप भी आपके नासा का है, उसको 30 साल पूरे हो गए थे 25 अप्रैल 2020 में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग टेलीस्कोप रिलेटेड याद रखे रहिएगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो बर्थडे है ये ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल को बहुत कुछ होता है, जैसे हबल टेलीस्कोप भी अपनी 30 साल 2020 में ही पूरे किया था 25 अप्रैल को। ओके एनीवे, चलो तो ये बातें हो गई। अब जरा अपन लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। देखो भाई, एक अच्छी चीज है, जो हमारा कोल इंपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। डिक्लाइन होकर कितने पे आ चुका है, 209 मिलियन टन पर आ चुका है। पहले कितने पे था, 248। अब हम लोग ये कब से कंपेयर कर रहे हैं, कि कंपैरिजन हो रही है 2019-20 से लेकर के अभी तक की। तो 2019-20 में जो इनका ओवरऑल इंपोर्ट हुआ था ये 248 मिलियन टन का था, लेकिन अभी ये कितना हुआ है, अभी ये हुआ है 209 मिलियन टन। कोल की बात हो रही है, ठीक है। कहा जा रहा है कि ये जो बेसिक इंपोर्ट कम हुआ है, कहीं ना कहीं उसका रीजन है कि पावर सेक्टर में इसका यूजेज कम हुआ है, कहीं ना कहीं इसी वजह से इनका हमेशा मेरा बर्थडे नहीं होता है, ठीक है। खैर, तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका जो मेन रीजन है वो यही है कि पावर सेक्टर में यूजेज कम हो गया कोल का, इस वजह से इस बार का अपना इंपोर्ट भी कम रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कोल इंपोर्ट्स डिक्लाइंड टू 209 मिलियन टन्स इन 2021-22 अगेंस्ट 248 मिलियन टन्स इन 2019-20। अपार्ट फ्रॉम दैट, पावर सेक्टर कोल इंपोर्ट जो है ये कम हो चुका है और ये 40% तक कम हो चुका है। कितना, 40% तक ये कम हुआ है, ठीक है। ओवरऑल कोल प्रोडक्शन की हम बात करें, कोल प्रोडक्शन तो बढ़ा है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी कहीं ना कहीं हमारी इंपोर्ट कम होगी, उसका यूजेज कम होगा। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है कि हम दूसरे देश से खरीद रहे हैं, है ना, यही तो इंपोर्ट हुआ। तो हम दूसरे देश से कब खरीदेंगे, जब हमारे पास नहीं अवेलेबल है या हमारा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, यही कोई रीजन हो सकते हैं। तो फिलहाल में एक तो हमने अच्छी प्रोडक्शन भी करी, प्लस हमारे वहां पे कंजम्पशन भी पहले के कंपैरिजन में कम हो गया, दोनों ही रीजन से हमारे साथ, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि एक तो ये हो गया कि हाँ, पावर सेक्टर में इंपोर्ट को कम कर दिया गया 40% तक, हमारी कोल प्रोडक्शन बढ़ गई है 61 मिलियन टन, कब तक, 2021-22 में। ये भी कहा गया है कि जो डिक्लाइन है ये लार्जली इसी वजह से है क्योंकि डिक्रीज हो गया इंपोर्ट में बाय द पावर सेक्टर, और यही रीजन है कि इतना कम हुआ है। अकेले पावर सेक्टर में कितना कम हो गया है, 45 मिलियन टन तक ये कम हो चुका है, ठीक, सॉरी 45 मिलियन टन से कम होकर के 27 मिलियन टन तक हो चुका है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखे रहिएगा। कोल वगैरह का कहाँ यूजेज होता है, जैसे थर्मल पावर वगैरह होता है तो इससे जनरेट किया जाता है, ओके, जला करके स्टीम जनरेट किया जाता है, उसे टर्बाइन से लगाया जाता है, फिर डायनेमो होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये पूरा आपका थर्मल वाला होता है, तो बेसिक जो यूजेज होता है वो यही होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब हम लोग उसमें भी बायोमास यूज करेंगे, ना कि कोल यूज करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कम हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, ओके। अगर मैं आपके साथ में थोड़ी कोल रिलेटेड बातें कर लूं, वन सेकेंड पीपल, चलो खैर, अब मैं क्या करूं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हो। ओके देखो भाई, कोल रिलेटेड अगर हम लोग थोड़ी बातें कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ, महानदी कोल, वही मैं आपके साथ में डिस्कस भी करने वाली थी। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, हमारे वहां पर जो महानदी कोल है ये सबसे बड़ी प्रोड्यूसर बनी थी अपने देश की, और इन्होंने 157 मिलियन टन तक कोल प्रोड्यूस किया था। किसकी बात मैं आपसे कर रही हूँ, महानदी कोल फील्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड, आप सभी को पता होगा कोल इंडिया लिमिटेड हमारे वहां पर है। तो कोल इंडिया लिमिटेड को इस बार क्या दिया गया था, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर, ठीक है, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कोल इंडिया को दिया गया था एसोचैम के द्वारा, ये याद रखिएगा। कोल मिनिस्टर कौन होते हैं बच्चों, कोल मिनिस्टर हमारे होते हैं प्रहलाद जोशी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, धारवाड़ कर्नाटका, ये भी याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे देश ने ये कहा है कि हम टारगेट कर रहे हैं 100 मिलियन टन तक, ठीक है, 100 मीट्रिक टन अपना कोल गैसिफिकेशन करेंगे सन 2030, ये भी याद रखे रहना। एक दो और बातें बस उसको आप लोग याद रखे रहेगा, पहले तो कोल इंडिया जरूर याद रखे रहना, महानदी जरूर याद रखे रहना, कोल गैसिफिकेशन याद रखे रहना, ठीक है। हो सकता है ये आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ के आए। अच्छा एक भी और चीज मैं आपसे कहूं कि जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोल फील्ड है, हमारे देश का सबसे बड़ा कोल फील्ड है झरिया झारखंड का। क्या आप मुझे बता सकते हो कोल माइनर्स डे कब होता है, एनीवन हु कैन आंसर, व्हेन इज कोल माइनर्स डे सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री, नहीं बताओगे। हाँ, my question is when is coal miners day celebrated? Okay, I'm getting answer as 4 April, 4 May. Anyone else? Two answers right now. April, 28 अगस्त, क्या क्या आंसर मिल रहा है, सही आंसर दे दो अब।
हमको कुछ नहीं आता है इसके आगे मत कहना कुछ। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ सही कह रहा हूँ, मैं काट के फिर से इसे शुरू करूँ अगर तुम लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो तो। अभी सबके सब भाग लेंगे कि अरे यार ये क्या चल रहा है, अरे यार ये क्या चल रहा है, सबों को दिक्कत परेशानी हो जाती, ठीक है। सो हियर आई एम एट होम एंड हियर आई एम okay, so here I am, then here I am, then again here I am। नहीं ये कुछ हो ही गया जो मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो है ठीक है, अब हो गया, क्या कर सकते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है, इंडिया और सेनेगल ने कहा है कि ये दोनों क्या करेंगे। इंडिया और सेनेगल ने बताया है कि ये दोनों साथ में 3 एक्सचेंजेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 एक्सचेंजेस कर रहे हैं ये दोनों मिल करके। और किस चीज पे एक्सचेंज कर रहे हैं? 3 अलग अलग एमओयूज हो रहे हैं। अब जिस पर्टिकुलर पर्पज से एमओयूज हो रहे हैं वो जरा देखते हैं। तो देखो इंडिया और सेनेगल 3 एमओयूज करेंगे कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए, ठीक है। अपनी अगर हम लोग बात करें अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में क्या रिलेशन है, तो पहले बीच में सही थे क्योंकि ऑब्वियसली हमारे वहां पर महात्मा गांधी जी आए हुए थे, ठीक है। तो उन्हीं के आने में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, वो यहीं से आए थे, है ना। लेकिन बीच में थोड़े रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे। सन 2000 के बाद से रिलेशन अफ्रीकन रीजन के साथ हमारे बेटर होने लग गए थे। खैर अभी अगर हम बात करते हैं सेनेगल की, तो सेनेगल के साथ हमारा 60 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन का पूरा हुआ है। और उसी के साथ एक बार पहले हमारी फॉरेन डेलीगेशन है टीम जो विजिट कर रही है सेनेगल में। अब फॉरेन डेलीगेशन तो तालिबान भी पहुंच गई है, तो सेनेगल तो जा ही सकती है। तुम लोगों ने शायद पढ़ी होगी खबर कि हमारी फॉरेन डेलीगेशन जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो पहुंचे हुए इस समय तालिबान, और तालिबान वालों से बराबर बातचीत हो रही है। पर क्या प्रॉब्लम है, कभी भी तालिबान कह देता है हाँ, कभी भी कह देता है ना। फिलहाल में काफी अच्छी बातचीत हो रही है। अब देखो सबसे अजीब बात यह है कि तालिबान के रिलेशन इंडिया से ठीक हो रहे हैं और पाकिस्तान से खराब हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। खैर चलो अब वो सब हमें नहीं डिस्कस करना है, ऑल तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिलहाल में हम देख रहे हैं कि इंडिया और सेनेगल ने 3 एमओयू साइन किए हैं कल्चरल एक्सचेंज, कोऑपरेशन इन यूथ मैटर और वीजा फ्री रेजिम के लिए। इनके लिए इन्होंने साइन किया है। जरा ध्यान रखिएगा, ये जो एमओयू है इसको साइन किया गया है जब एक डेलीगेशन लेवल टॉक हुई है हमारे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल, कौन है, मैकी साल, इन दोनों लोगों के बीच में हुई है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन है, वेंकैया नायडू। इन दोनों लोगों के बीच में अभी जो है बातचीत हुई है, तब जाकर के ये 3 एमओयू साइन हुए हैं, कल्चरल एक्सचेंज, कोऑपरेशन इन यूथ मैटर और वीजा फ्री रेजिम, ठीक है। चलो थोड़ी और बातें करते हैं। जो पहला आपका था हाई लेवल इंडियन विजिट देखा गया सेनेगल को, और ये तब हुआ है जब हमारे इनके साथ में रिलेशन 60 इयर्स कंप्लीट किए हैं। अब देखो जो कैपिटल सिटी है यहाँ की डकर, वहां पे ये सब ओवरऑल किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला एमओयू इन्होंने आपस में क्या साइन किया है। कौन सा पहला एमओयू है, डीप में एक्सप्लेन करो डियर। आ गया डियर, नहीं ये भी नहीं आया, चलो ठीक है। देखो भाई एमओयूज की बात करते हैं अपन लोग, तो सबसे पहले एमओयू को आप लोग देखिएगा कि जो पहला एमओयू है ये वीजा फ्री रिजीम की बात कर रहा है, ठीक है। डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स के बीच में, जो कि स्ट्रेंथन करेगा कोऑपरेशन दोनों ही कंट्रीज का, ठीक है। तो बेसिकली आपस में हम लोग क्या करें, अब ऐसा नहीं है बिना पासपोर्ट के उड़ जाओगे, ठीक है, पासपोर्ट रखना। लेकिन वीजा फ्री रिजीम की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा है, हमारी एक तो जो हेनली पासपोर्ट में रैंक है वो भी सुधरेगी कि भाई हमारे देश के पासपोर्ट पे इतनी जगह हम लोग वीजा फ्री जा रहे हैं। तो सेनेगल से इस पे बातचीत हो रही है कि अगर आप भी अलाउ करो, हम लोग एक दूसरे को अलाउ करें, तो हमारे आपस के जो भी रिलेशन है वो और कुछ सुधरेंगे। पहला तो ये एमओयू हुआ है। दूसरा क्या हुआ है, दूसरा हुआ है आप लोगों का एमओयू, दूसरा आप लोगों का कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर हुआ है। कल्चरल एक्सचेंज बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं कि एक दूसरे को हम लोग कल्चरल्स में हेल्प करें और उनको और प्रमोट करें, उनको वर्ल्ड लेवल पर लाएं, तो उससे भी काफी हेल्प होती है। टूरिज्म सेक्टर अपना बढ़ेगा, काफी कुछ होगा। तो इन्होंने कहा चलो कल्चरल एक्सचेंज पे करते हैं। तीसरा इन्होंने कहा है यूथ मैटर्स, स्केलेबल, एम्प्लॉयबल, ये सारी चीजें आपस में डील करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या याद रखना होगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अभी अभी हाल फिलहाल में इंडिया और सेनेगल ने इसमें से किस किस मैटर पे साइन किया है, या इंडिया ने सेनेगल के साथ में क्या क्या किया है, या इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये सारे इंपॉर्टेंट एमओयू साइन किए, ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर एकदम से आपसे पूछा जाता है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ में वीजा फ्री रेजिम के लिए एक एमओयू साइन किया, तो आप लोग एकदम धक्के खा जाओगे, अरे बहुत टफ क्वेश्चन था, नहीं वो भी सेनेगल के ही साथ है, तो इंडिविजुअल याद रखना भी हमारा फर्ज है। चलो अगला देखो, एमओयू को म्यूचुअली बेनिफिशियल माना जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंडो सेंगलीज ट्रेड है ये 37% इंक्रीमेंट देखा है, और फिलहाल में 1.5 बिलियन डॉलर तक का इंक्रीमेंट देखा गया है लास्ट 1 ईयर डिस्पाइट कोविड पैंडेमिक। ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर डाइवर्सिफाइंग अ ट्रेड बास्केट particularly in the sectors of agriculture, oil gas, health, railway,
माइनिंग, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी। तो ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों की जो आपस में हालात हैं, कोविड हुआ है उसके बावजूद हमारी ट्रेड सुधरी है, सुधर करके 37% तक अच्छी हुई है। और अब इन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसी कोशिश की जाए कि कुछ पर्टिकुलर जैसे ट्रेड हम करते हैं, मैं आपको कई बार एक एग्जांपल दी हूँ इंडिया और यूएई के ट्रेड का, जो सेपा हो रहा है उसमें इतने आइटम्स को एक्सक्लूड कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें बास्केट में कुछ चीजों को इंक्लूड करना चाहिए कि उसकी ज्यादा ट्रेड हो। ध्यान दो, सारी की सारी भारत वाली चीजों की बात हो रही है। किसकी किसकी बात हो रही है कि एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस, हेल्थ, रेलवे, माइनिंग, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, कि ये भी हम लोग एक दूसरे के साथ अगर ट्रेड करना शुरू करें तो शायद हमारे रिलेशन आपस में और अच्छे हो सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गई इंडिया और सेनेगल की बातें। ठीक है, ये इन लोगों की गुफ्तगू हुई है आपस में। चलो भाई अगला देखते हैं अब हम लोग। टेक अ सीट देन टीच। वाई टेक अ सीट? मैं बहुत दिन के बाद ऐसा टीचिंग फील कर रही हूँ, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है टीच करके, क्योंकि ऐसे ही पढ़ाना होता है। अब देखो भाई, मेघालय को बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है यूएन वर्ल्ड समिट। तो हमने WSIS बहुत बार पढ़ रखा है, ठीक है। उसी WSIS के अंदर आज तो मेरे साथ बिल्कुल गुगली हो रही है, हद हो गई है। तुम लोग की बद्दुआ लग रही है क्या? मुझे वापस बोर्ड पर से छोड़ना पड़ेगा। कितनी बार सब हो चुका। चलो आते हैं, अब हनुमान जी का नाम लो और सोचो कि सही हो जाए सब। चलो देखो क्या बात हो रही है कि मेघालय को अभी अभी बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया है यूएन वर्ल्ड समिट में। ठीक है, ओके। पीपल, फाइन, चलो ठीक है। अब चलते हैं फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरू भी करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर व्हाट एवर हैपेंड। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश वगैरह भी हो रही है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ मतलब सब कुछ हैंग ही कर गया था और लैपटॉप ही चला गया था बिल्कुल। ओके, एनीवे चलो, साउंड एवरीथिंग ओके? ओके ग्रेट। चलो कुछ बच्चे निकल लिए, कुछ बच्चे हैं, बाकी लोगों को बता दो कि हाँ सेशन ऑन है, वो लोग भी आ जाएं अपना वापस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वापस से हम लोग अपनी क्लास को। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि मेघालय को अभी अभी बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है, कहाँ? यूएन वर्ल्ड समिट के अंदर। ओके, तो देखो जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि ये आपका यूएन वर्ल्ड समिट हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? यूएन वर्ल्ड समिट। और इस यूएन वर्ल्ड समिट में क्या हुआ था? मेघालय गवर्नमेंट को उनकी ई प्रपोजल सिस्टम के लिए, जो कि मेघ ये, ठीक है, मेघा करके याद रखे रहेगा, यहाँ के ओवरऑल यहाँ की गवर्नेंस को अच्छा करने का ये काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? चलो ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, अभी इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। इस स्टेट को दिया गया है बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड। किस कैटेगरी में दिया गया है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इन्हें ये दिया गया है। जो भी इन्होंने अपने वहां पर डेवलपमेंट करी है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, उसके लिए इन्हें दिया गया है। अब अगर हम देखें तो ये दिया किसने है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ ITU, जो वहां पर आपके सेक्रेटरी जनरल होते हैं ITU के, हॉलिन झाओ, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है किसको? चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा जी को। ओके, कहां पर किया गया है? WSIS फोरम प्राइजेस 2022। और ये हुआ कहां था? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। याद रखिएगा WSIS क्या होता है? ये होता है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम। ठीक है, ये आपका प्राइज दिया गया है जिनेवा में। अच्छी बात ये थी कि बहुत सारे और भी देश के अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, उसमें मेघालय के इस प्रोजेक्ट को चुना गया है।
कुछ प्रोजेक्ट आपके ऑस्ट्रेलिया के थे, कुछ प्रोजेक्ट कनाडा के थे, बड़ी बड़ी कंट्रीज के प्रोजेक्ट थे, लेकिन मेघालय का जो मेक ईए प्रोजेक्ट है उन्हें विनर घोषित किया गया है। अब हमारे लिए ये भी जानना है कि मेक ईए प्रोजेक्ट होता क्या है, इसकी क्या खास बातें हैं, बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मैं अगर आपसे बात करूं, मेक ईए होता है मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये होता है आपका मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। ओके, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च करने क्यों लॉन्च किया गया था ये एक अलग बात होती है कि इसको लॉन्च करने का क्या रीजन था। बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था ताकि यहाँ की जो गवर्नेंस, ठीक है, जो इनकी गवर्नेंस है वो अच्छी हो सके, ताकि जो सर्विस डिलीवरी गवर्नेंस है सब बेहतर की जा सके। एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एक प्रोसेस है जिसमें जो संस्थाएं होती हैं वो आईटी ऑर्गेनाइज करती हैं, के साथ में अलाइन करती हैं सेक्टर को, ठीक है। तो ये 6 पिलर्स के ऊपर है, जैसे आपका एक हेल्थ हो गया, सेक्टर, ये सब हो गया, ताकि मेघालय को एक हाई इनकम स्टेट दो सके। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एज पर मेक ईए प्रोजेक्ट मेघालय को हाई इनकम स्टेट किस ईयर तक बनाया जाएगा, तो याद रखिएगा बाय द ईयर 2030 मेघालय को क्या बना दिया जाएगा, हाई इनकम स्टेट बना दिया जाएगा। नाउ इतनी बातें हमने करी, थोड़ी और बातें अगर हम लोग साथ ही साथ कर लें, देखो जो आपका हमारे वहां पर एक इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर भी होता है, इंड ईए, जैसे मेक ईए देख रहे हो ना, वैसे इंड ईए करके भी एक होता है। ये जो इंड ईए होता है ये बेसिकली आर्किटेक्चर है जिससे कि गवर्नमेंट एक सिंगल एंटरप्राइज की तरह से वर्क करती है ताकि बेहतर कर सके अपने वहां पे ओवरऑल गवर्नेंस और डिलीवरी सिस्टम को। वैसे ही मेक ईए को किया गया है। मेक ईए के अंदर एक प्रोजेक्ट है ई प्रपोजल करके। अभी जो ई प्रपोजल है इसमें तमाम तरीके के जो अलग अलग प्रपोजल्स होते हैं उनको क्लियरेंस जल्दी मिलती है, जिसकी वजह से मेघालय ने अच्छे खासे प्रोजेक्ट, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के साथ में रिसीव किया है। वही सब देखते हुए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है WSIS के अंदर। ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि मेघालय बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें ग्रो किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखे रहो, इंपॉर्टेंट है। देखो जिसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो मेघालय है सिर्फ 2 महीने में 1600 प्रपोजल सबमिट किए गए हैं इस ई प्रपोजल सिस्टम के अंदर, जिसकी वर्थ है लगभग 790 करोड़। ठीक है, किसकी बात हुई, मेघालय की बात हुई। अगर मैं आपसे बात करूं मेघालय के गवर्नर, तो क्या कोई ऐसा है जो मुझे बताए हु इज द करंट गवर्नर, एनीवन? बहुत ही 2 कौड़ी का है, लेकिन याद रखिएगा द करंट गवर्नर इज हु, ही इज मिस्टर सत्यपाल मलिक। ये फिलहाल में यहाँ के गवर्नर है। ओके, सीएम कौन है बच्चों, कॉनरेड संगमा। ओके, देन यहाँ पे लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, 60 सीट्स होती हैं आपकी। फिर रुक रहा है क्या, देखो यहाँ की जो आपकी लेजिस्लेचर है यहाँ पे 60 सीट्स होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है। राज्यसभा की सीट्स होती हैं 1, लोकसभा की सीट्स होती हैं 2। ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को जो है याद रखने होंगे। मेघालय रिलेटेड अगर हम लोग बात कर लें कि अभी हाल फिलहाल में किस किस रीजन से मेघालय न्यूज में था, तो ये क्या रखिएगा, मेघालय के साथ में सिडबी ने एक एमओयू साइन किया हाल फिलहाल में कि ये मेघालय में जो MSME इकोसिस्टम है इसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो एक तो अपन लोगों को यहाँ पे एक बात याद रखनी होगी, और क्या आप लोगों को याद रखना होगा साथ ही साथ में, थोड़ी थोड़ी सी अटक रही है क्या बार बार, ऐसा तुम लोगों को महसूस हुआ कि वीडियो थोड़ी थोड़ी सी अटक रही है, या मुझे ही महसूस हो रहा है? चलो खैर, एनीवे, तो एक आप लोग ये बात याद रखिएगा, मेघालय और सिडबी के बीच में जो भी अभी एमओयू साइन किया गया है, साथ में और क्या याद रखिएगा, लिविंग रूट ब्रिज को टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर। ठीक है, फिर हाँ एक बात याद रखिएगा कि यहाँ के आपके फॉर्मर सीएम है JD रैम्बाई, इनकी अभी अभी डेथ हुई थी। मेघालय ने असम के साथ में मिलकर के 6 डिस्प्यूटेड एरियाज को अभी अभी साइन किया है कि अब यहाँ पे कोई ऐसे डिस्प्यूट नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो इनका रिजोल्व किया है असम के साथ में मेघालय ने। ओके, चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लो भाई। अगली खबर हम देख रहे हैं, बायोमास बेस्ड बॉयलर टेक्नोलॉजी लॉन्च किया जा रहा है हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो ये क्या पूरी खबर है, थोड़ी हम अगर इसके बारे में बात करते हैं। देखो बायोमास बेस्ड बॉयलर एक
बॉयलर का इस्तेमाल कहाँ होगा? बॉयलर का इस्तेमाल होगा बेसिकली पानी से स्टीम कन्वर्ट करना। एक सिंपल सी बात अपन लोग कह सकते हैं, पानी से स्टीम कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, देखो हम लोग अगर इसको थोड़ा समझते हैं तो होगा क्या, अभी फिलहाल में क्या इन्होंने कहा है कि करना क्या है। एक बायोमास बेस्ड बॉयलर लगाना है। इसका यूज इन जनरल कहाँ होता है? थर्मल पावर सेक्टर में होता है। ठीक है, थर्मल पावर सेक्टर में होता है। क्या किया जाता है? बॉयलर लगा के पानी से स्टीम कन्वर्ट किया जाता है। उसी स्टीम को टरबाइन से ले जाकर के, आपकी टरबाइन डायनेमो से ले जाके इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी अपनी प्रोड्यूस कराई जाती है। तो हमें टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है, हमें समझना है कि होता क्या ओवरऑल। जब मतलब बॉयलर होता है, उसको जलाएंगे कैसे, उसको कैसे हम लोग बॉयल कराते हैं, उसमें इन जनरल कोल का यूज होता था। अभी हमने देखा कोल शॉर्टेज, प्लस एज सच ये जो फ्यूल है ऐसा भी नहीं कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बड़ी अच्छी है, कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं इसके साथ। तो कोल को रिप्लेस किया जाएगा बायोमास से। किससे? बायोमास से। बायोमास में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे एक बहुत बड़ी समस्या होती है खासकर दिवाली के बाद स्टबल बर्निंग की। आप सभी को पता होगा, हमेशा दिल्ली सरकार का ये बड़ा लगा रहता है स्टबल बर्निंग वाला, है ना, कि फार्मर्स स्टबल बर्न कर रहे हैं, उन्हें इंसेंटिव दिया जाए, ये दिया जाए, बहुत कुछ होता है। तो ये जो ये लोग इधर बर्न करते हैं, इसको हम लोग चाहें तो बायोमास की तरह यूज कर सकते हैं इन बॉयलर्स में। कोल का यूजेस नहीं करना होगा हमें। ठीक है, प्लस हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो और भी जो वेस्टेज है उसको इधर यूज कर सकते हैं, जिससे कि कोल का यूजेज भी कम होगा, बायोमास को हम लोग प्रोमोट कर सकेंगे। बायोमास हाल फिलहाल में बहुत ही तेजी से प्रमोट किया जा रहा है। रीजन यही है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो देश है वो अपना कार्बन एमिशन नेट जीरो का जो टारगेट है 2070 तक का, ये पूरा कर सके। इसी के लिए चाहती है हमारी देश की अलग अलग तरीके से हम लोग अपनी एमिशंस को कम करें। इंडियन रेलवे 2030 तक कह रही है, मुंबई हमारे वहां पर ऐसी पहली शहर है, या आप लोग कह सकते हो पूरे साउथ एशियन में ऐसी पहली शहर है जिसने कहा है कि हम लोग अपने वहां 2050 तक कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे। तो ये सब प्रोमोट करने के लिए इन सब के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी और बातें अगर हम लोग साथ ही साथ कर लें कि अभी हाल फिलहाल में बायोमास और किस किस रीजन से न्यूज में रहा था। कैन का कौन सा एडिशन है, मतलब हाँ, फर्स्ट ईवी चार्जिंग थ्रू बायोगैस, यस, ओके। अच्छा, एक और भी बात आप सभी लोग ध्यान रखे रहिएगा कि अपने वहां पर अभी कुछ दिन पहले एक वो भी लाया था, एक आपका प्लांट भी लाया जा रहा था, बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट। इसको भी सेटअप करने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन। कहाँ पर आएगा? ये एमपी में आ रहा है, बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, ये आपका एमपी में आ रहा है। ये अभी हमने जो पढ़ा है फिलहाल में कि बायोमास बेस्ड बॉयलर टेक्नोलॉजी, इसका यूजेस किया जाएगा हरियाणा के अंदर। और यहां मैंने आपको क्या बताया, बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये मध्य प्रदेश में आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होना। एक और भी चीज याद रखिएगा कि पहला बायो रिफाइनरी प्लांट पुणे में आया था। ठीक है, पहला बायो रिफाइनरी प्लांट पुणे में आया है। ओके, चलो, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी ना हो तो। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। न्यूज कहता है, न्यूज यही था कि एक पहला बायोमास आधारित बॉयलर टेक्नोलॉजी लॉन्च किया जा रहा है। इसको लॉन्च किया जाएगा कहाँ पर? इसको लॉन्च किया जाएगा आप लोगों का हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ये काफी ज्यादा इससे हमें फायदा होगा क्योंकि अब हम लोग कोल की जगह बायोमास को यूज करेंगे, जिससे स्टबल बर्निंग जैसी तमाम समस्याएं हैं जो कम होंगी। साथ ही साथ में 2.6% कंट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बायोमास के ही द्वारा किया जाएगा, जो थर्मल मैंने आपको बताया जनरेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। जो बॉयलर है जिसको लगाया जा रहा है, इसकी कैपेसिटी होगी 75 टन पर आवर की, और ये 15 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकेगा। ये डेनमार्क इस आधारित टेक्नोलॉजी पे बनाया जाएगा। साथ ही साथ में जो रेंज होगा वो भी लेस फ्यूल प्रिपरेशन और हैंडलिंग के साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लेना, बहुत ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट डेनमार्क आधारित टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अब हम लोग जरा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो भी कॉलोनीज स्ट्रीट जो पहले हरिजन नाम पे हुआ करते थे, अब उसका नाम कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और अब उसे क्या कर दिया जाएगा, अब उसे कर दिया जाएगा अंबेडकर साहब के नाम पर। ऐसा दिल्ली सरकार ने कहा है। तो देखिएगा,
दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग रीनेम करेंगे स्ट्रीट और कॉलोनीज को, जहां पर हरिजन शब्द था उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे भीमराव अंबेडकर जी के नाम से। ये प्रपोजल है क्योंकि कई बार कहा जा रहा था कि ये थोड़ा डेरोगेटरी कंसीडर किया जाता है। ये सब ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, कौन सी स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने अभी भी कहा है कि वो हरिजन की जगह पर BR अंबेडकर जी का नाम यूज करेंगे अलग अलग कॉलोनीज और स्ट्रीट के लिए? तो ये दिल्ली सरकार ने कहा है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ी सी बातें कर लें कि इन लोगों के लिए क्या प्रोविजन है हमारे आर्टिकल्स को, हल्की हल्की सी मैं आपके साथ में डिस्कशन करती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगी मैं। देखो सबसे पहले तो अपन लोगों को पता होना चाहिए कि जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 46 है ये प्रोमोट करता है एजुकेशन और इकोनॉमिक हमारे वहां वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के लिए, उसमें भी SC ST को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये जरा आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 46, ठीक है। इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्गर करता है SC ST और वीकर सेक्शन का। आर्टिकल 15 आपको याद ही होगा, भेदभाव नहीं करना है किसी के भी साथ में। फिर आर्टिकल 23 होता है जॉब वगैरह में, तो ये अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, ये आपको बस अभी फिलहाल में याद रखना होगा। खैर दिल्ली सरकार की हम बात कर ले तो दिल्ली हम सभी को पता है अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये चेंज हो गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले अनिल बैजल साहब थे, अब अनिल बैजल जी की जगह पर कौन आ गए हैं, इन्हें रिप्लेस कर लिया है विनय कुमार सक्सेना जी ने, ठीक है। कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने अपने वहां पर हॉबी हब शुरू किया था, ठीक है। और क्या आप लोग याद रखिएगा, माई EV पोर्टल, तो ये याद रखे रहो। एक तो इन्होंने अपने वहां हॉबी हब शुरू किया था, फिर क्या किया था, माई EV पोर्टल इन्होंने शुरू किया था। दिल्ली सरकार कह रही है कि आने वाले समय में 2024 तक हमारे वहां पे जितनी नई गाड़ियां आएंगी उसमें से 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग लेकर के आएंगे। और क्या याद रखिएगा, इन्होंने दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी शुरू करी है, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू किया, ठीक है। तो ये सब कुछ दिल्ली सरकार ने अभी हाल फिलहाल में किया, ये आप लोग याद रखे रहना, ओके। हाँ भाई, मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे याद रखने को, देश के मेंटोर, हॉबी हब, ये सब कुछ ही किया गया, ओके। अब ये देख लो, वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व किया गया 3 जून को। तो हर साल हमारे देश में और पूरे विश्व भर में वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। कब बनता है, 3 जून को मनता है ये हर साल, ओके। और जैसे आप देख सकते हो कि वर्ल्ड बाइसिकल डे को पहली बार 3 जून 2018 को मनाया गया था। यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था कि हम इसे अब लेंगे, इनकी 72nd रेगुलर सेशन थी उसमें कहा गया था। तो यूनाइटेड नेशन ने ये जो डिक्लेरेशन लिया था, ये मोर देन 193 मेंबर स्टेट्स थे जिन्होंने इसको एनकरेज करके हामी भर दी थी, मतलब सभी के सभी इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं सभी में हामी भरी थी। साइकिल के बहुत सारे फायदे हैं अगर हम लोग ध्यान दें। पहला तो साइकिल से, अब जैसे अभी हम लोग के वहां पर अनुराग ठाकुर जी आए थे तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम लोग साइकिल पे फोकस करते हैं तो हमारे देश का जो खेलो इंडिया मूवमेंट हो गया, जो क्लीन इंडिया मूवमेंट हो गया, जो फिट इंडिया मूवमेंट और हेल्थ इंडिया मूवमेंट, सब कुछ एक साथ हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो अगर लोग साइकिल चलाएंगे तो कोई फ्यूल का नहीं वेस्टेज होगा, जिससे कि कार्बन एमिशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, साइकिलिंग ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्स कंसीडर किया जाता है, और लोग फिट रहेंगे। तो ये चारों चीजें हम लोग एक साथ कर सकते हैं अगर लोग साइकिल पे जो है स्विच करते हैं तो। इसी के लिए एक रैली भी इन्होंने शुरू करी है, साइकिल रैली, वो भी शुरू करी है लोगों को एनकरेज करने के लिए वर्ल्ड साइकिलिंग डे पर ही, ओके। ये होता कब है, ये होता है 3 जून को होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि 3 जून को होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देख लें कि अभी हाल फिलहाल में और कौन कौन से डेज हुए हैं, तो देखो भाई 1 जून को क्या हुआ था, 1 जून को देख लो क्या होता है, वर्ल्ड मिल्क डे, ग्लोबल पेरेंट्स डे। सेकेंड को क्या होता है, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, तेलंगाना फॉर्मेशन डे। आपको याद होना चाहिए अभी अभी एक नई चीज आई थी, सेक्स वर्क इज वर्क, लीगल कर दिया गया है ना। लेकिन क्या क्या लीगल किया गया वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ओके। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, 5 जून को एनवायरमेंट डे, 7 जून को फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को ग्लोबल विंड डे, वर्ल्ड एल्डरली अब्यूज अवेयरनेस डे। ये डेज आपके होते हैं जून के, इसको आप लोग याद रखे रहना। फर्दर मैं क्या करूंगी आप लोगों के साथ में, अभी आने वाले टाइम में 15 दिन तक इसे करूंगी, नेक्स्ट 15 डेज में से चेंज कर दूंगी, ठीक है, जिससे हम लोग की रिवीजन होती रहे सारे के सारे डेज की, ओके। चलो अगला देखते हैं जरा। अब यहाँ आप लोग देख सकते हो कि यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर में अभी अभी रश्मि साहू जी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है,
टाइम्स बिजनेस अवार्ड दिया गया है। बेसिकली रुचि फूड कंपनीज होती है। इंडिया भी अले बनेगा है। ओके देखो, यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया गया। टाइम्स बिजनेस से थर्ड टाइम्स बिजनेस अवार्ड है जो अभी इन्हें दिया गया। बातें करते हैं कि हो क्या रहा है ओवरऑल। अभी हुआ है कि जो रुचि फूड लाइन है ईस्टर्न साइड में, ये बहुत बड़ी कंपनी है। ओडिशा में इनके बहुत सारे रेडीमेड फूड्स बहुत कुछ आता है इनका, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है उस साइड में। तो जी इन्हें अवार्ड किया गया टाइम्स बिजनेस अवार्ड, ठीक है। ये तीसरा टाइम्स बिजनेस अवार्ड है। इस अवार्ड को दिया गया ईस्टर्न इंडियाज लीडिंग रेडी टू ईट ब्रांड के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रोजेट एस्टैब्लिश किया था आज से 12 साल पहले। उसके अंदर फूड प्रोसेसिंग कंपनीज का बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल हुआ था। फिर इन्होंने तमाम ऐसी चीजों को लाई जो रेडी टू ईट वाली थी। तो बेसिकली इन्होंने जिस तरीके से वहां पर इस चीज को पॉपुलराइज किया है, फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स वगैरह को, ये सब ध्यान में रखते हुए रुचि जी को इस बार का टाइम्स का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा इनका नाम क्या, सॉरी रश्मि साहू जी को दिया गया। इनकी कंपनी रुचि है, तो मैं कंफ्यूजन में आ गई इधर। एनीवे देखिएगा, ये जो आपकी रुचि कंपनी है ये ईस्टर्न इंडिया की लीडिंग फूड ब्रांड और ओडिशा की बेस्ट स्पाइसेस कंपनी है। जैसे यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे आची, शक्ति, ये स्पाइसेस कंपनीज होती हैं, तो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। एनीवे देखो, फ्रोजेट एक फ्रोजन फूड डिवीजन है। ये रेडी टू ईट फूड बनाता है और बेकरी को कॉस्ट इफेक्टिव और हेल्दी करता है। यही सब जो इनकी मतलब कह सकते हो आप लोग, फूड प्रोसेसिंग को जितना बेहतर बनाया इन्होंने उस साइड में, उसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें ये अवार्ड दिया है, ठीक है। किस अवार्ड की हमने बात करी, हमने बात करी टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 की। ओके चलो कुछ और अवार्ड्स अगर अपन लोग बातें कर ले तो देखो, हाँ सबसे पहला इंडियन नोवेल टॉम ऑफ सैंड, इन्हें इंटरनेशनल बुक प्राइज दिया गया है। जीनियस एनर्जी को अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 से नवाजा गया है। इंडिया की 1 मिलियन आशा वर्कर्स को ग्लोबली ऑनर किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल के द्वारा ग्लोबल लीडर्स अवार्ड के अंदर। ऑथर और जर्नलिस्ट वीजली मॉर्गन को विलियम ई कॉल्बे अवार्ड दिया गया है इनके मिलिट्री और इंटेलिजेंस राइटिंग के लिए। अन्ना कोबेला डूबा, ये केनियन नर्स हैं जो कि मैरसाबिट कंट्री रेफरल हॉस्पिटल की हैं। इन्हें इस बार का पहली बार एस्ट्रिक गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड आया है, इससे नवाजा गया है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी को बंगला अकादमी अवार्ड इस बार का दिया गया है ऑफर रिलेंटलेस लिटरेरी परसूट, सीरियसली। दूरदर्शन को ENBA दिया गया है इन डेप्थ हिंदी सीरीज फॉर इट्स टीवी सीरीज बेस्ड ऑन पेट केयर बेस्ट फ्रेंड। इसके अलावा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट वेट लिफ्टर मीराबाई चनू जी को 3rd एडिशन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नवाजा गया है 2021 का। ओके तो ये हाल फिलहाल के कुछ और भी अवार्ड्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलो अगला देख लें हम। अब ये हमारी आज की आखिरी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। अभी भी भारत के अंदर 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या किए गए हैं, अपॉइंटमेंट की गई है वहां की हेड की। जब भी भारत के अंदर ऐसी कोई भी अपॉइंटमेंट हेड होती है, मतलब हेड्स की होती है, तो उसमें कौन करता है ये काम करने वाला, आपका अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट होता है। वो उसको अप्रूवल देता है RBI के साथ में मिलकर के। अपॉइंटमेंट का काम BBB का काम होता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। कहाँ कहाँ पे अपॉइंट किए गए, देखो सबसे पहला देखिएगा कि अपॉइंटमेंट कमिटी जो है, इन्होंने अभी कहा है 3 बैंकिंग में हम लोग 3 बैंक में हम लोग हेड का अप्रूवल दे रहे हैं। सबसे पहले कौन हमें दिख रहे हैं, सबसे पहले हमें दिख रहे हैं ए मनी मैखल जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट कनारा बैंक है। इन्हें अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यूनियन बैंक का। इनके पहले कौन थे, राजकिरण राय जी। इनको रिप्लेस करके कौन आएंगे, ए मनी मैखलई। तो पहले तो ये नाम याद होना चाहिए। इसके पहले ये कनारा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इसके अलावा सेकेंड देखो अजय कुमार श्रीवास्तव जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक में थे। इन्हें MD CEO चुन लिया गया है 3 साल का। ये एलिजिबल है एक्सटेंशन के लिए आफ्टर रिव्यू ऑफ हिज परफॉर्मेंस फॉर 2 years अंटिल सुपर एनुएशन, ठीक है। तो 2 साल में हो सकता है इनका सुपर एनुएशन हो जाए, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या किया जाएगा, इन्हें फर्दर प्रमोट कर सकते हैं। और ये किसकी जगह आ रहे हैं, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी की जगह आ रहे हैं। फिर स्वरूप कुमार साहा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पंजाब नेशनल बैंक पे, ठीक है। इन्हें अपॉइंट किया गया है पंजाब और सिंध बैंक के MD CEO अगले 3 साल के लिए। पंजाब और सिंध बैंक में किसको रिप्लेस कर रहे हैं, S कृष्णन जी को। करें स्वरूप कुमार साहा, तो ये एलिजिबल है एक्सटेंशन के लिए जब इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा।
2 साल के लिए या जब तक कि ये सुपर एनुएट ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो वही है कि अब ये अपॉइंट किया जा रहा है, फिर परफॉर्मेंस बेस देखते हुए इनको हो सकता है फर्दर अपॉइंट कर दिया जाए जब तक 2 साल या अगर सुपर एनुएशन जो भी इनकी एज होगी, ठीक है। तो ये आपके आज के करंट अफेयर्स की हम बातें कर ले। थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, 1-2 दिन हो सकता है ऐसा हो, बट ओवरऑल वी विल बी ओवरकमिंग इट ऑल, ओके। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को सेशन सही लगा होगा, वर्थ लगा होगा। हाँ, कल हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जो हमारे वहां पर अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इनका जो प्रॉफिट हुआ है 2020 में कुछ 31,000 करोड़ था, लेकिन इस बार 66,000 करोड़ हुआ है। उसमें से केवल और केवल 2 ही बैंक थे जो लॉस में थे, पंजाब एंड सिंध बैंक उसमें से एक था। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो एमसीक्यूज देख लें अपने आज के, आपके क्या क्या होमवर्क है। सबसे पहला देखो, ए मनी मखिलानी जी को अभी अभी अपॉइंट किया गया है। क्या अपॉइंट किया गया है? इन्हें अभी अभी अपॉइंट किया गया है सीईओ। कौन से बैंक का? कैनारा बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसको 3rd टाइम बिजनेस अवार्ड दिया गया है ईस्टर्न इंडिया लीडिंग रेडी टू ईट ब्रांड के अंदर? सानिध्या मित्तल, सत्यजीत बोस, रश्मि साहू या पेयरलेस हॉस्पिटल को? किस दिन बाइसिकल डे मनाया जाता है? 2 जून, 3 जून, 1 जून और 4 जून? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कॉलोनीज और स्टेट का नाम बाबा साहेब अंबेडकर पे करेगी? राजस्थान, गुजरात, दिल्ली या हरियाणा? अंजलि पुनुसामी, इनकी मृत्यु हुई है 102 की उम्र में। ये किस सेक्टर को बिलोंग करती थी? पोएट, फ्रीडम फाइटर, आर्मी ऑफिसर और नन ऑफ द अबव? कौन से स्टेट को बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है यूएन वर्ल्ड समिट में? ओडिशा, झारखंड, मेघालय या असम? इंडिया ने साइन किया है 3 MOU कल्चरल एक्सचेंज, यूथ मैटर और वीजा रेजिम पे। किसके साथ किया गया है? श्रीलंका, सेनेगल, फ्रांस और कनाडा। ओके, चलो। और हाँ, कोल इंपोर्ट डिक्लाइन होकर के कितना हो चुका है 2019-20 में और 2020 के कंपैरिजन में, ये आपको बताना है। 2023 में इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस 7.5% होगी। एसबीआई, आरबीआई, यूबीआई और बीओबी, ठीक है। तो ये आपके आज के सारे क्वेश्चंस थे। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, सेशन को एंड करती हूँ, ठीक है। जो भी कल के क्वेश्चंस थे वो मैं आप लोगों के साथ कल ही डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। कल जब अपना होगा क्लास तो उसमें मैं आपके साथ में कल के भी क्वेश्चंस कर लूंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा। कोई दिक्कत तो परेशानी हो तो बताना। और हाँ, चैनल को शेयर कर सेशन को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक ना किया हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोगों को कोई सा भी कोर्स चाहिए तो यू कैन यूज द कूपन कोड SUSHMITA, ठीक है। मेरी आप लोगों को यहाँ पे ये आप लोगों को दिख रही है मेरी टेलीग्राम आईडी, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।